सभी प्रतियोगियों को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त कुलदीप शर्मा अधिगम के निःशुल्क यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की स्थापत्य कला, और स्थापत्य कला में जो कुछ दुर्ग थे वो हमने पढ़े, जयपुर शहर से जुड़ी हुई कुछ बातें थी वो हमने पढ़ी। स्थापत्य कला में जो आगे आज हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख मंदिर। राजस्थान के आज प्रमुख मंदिर, और राजस्थान के जो प्रमुख मंदिर अपने को पढ़ना है, इनकी जो विशेषताएं हैं वो भी ध्यान से समझेंगे। आज देखिए क्या हुई व्यवस्थाएं, समझो ध्यान से। देखो आप कुछ कमेंट्स आ रहे हैं नीचे, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले देखो, एक था जो कमेंट कर रहा था कि साहब स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, क्लास में तो आप लिखवाते थे बोल के, अब स्क्रीनशॉट कैसे ले। तो मेरे दोस्त, आपके मोबाइल पे स्क्रीन पर जो भी छाया चित्र आ रहा है उसको मोबाइल में शूट कर लेना, फ़ोटो खींच लेना, स्क्रीनशॉट कहलाता है। और वो किस तरीके से लेते हैं तो आपके जो दोस्त होंगे वो आपको अच्छी तरह से समझा देंगे, ठीक है। कुछ लोगों की दिक्कत ये आ रही है कि साहब ये जो आपको लिखवाया जा रहा है आपको सभी विषयों में, उनके साहब हम नोट्स उतारें कैसे। हालांकि अपने स्क्रीनशॉट का टाइम है, जैसा डायग्राम में बनाता हूँ वैसा डायग्राम आप कैप्चर कर लेते हो और आराम से अपने नोट्स में उतार लेते हो, तो ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन फिर भी विस्तार पूर्वक हम बात करें तो देखो दोस्तों, ये जो शुरुआत हमने की है ये निःशुल्क चैनल के माध्यम से अपने विद्यार्थियों तक पहुंचने का एक जरिया हमने बनाया है, एक साधन है केवल मात्र ये, जिसके माध्यम से हम अपने विद्यार्थियों तक पहुंच सके, उनसे संवाद कर सके, उनकी बात जान सके, अपने सुझाव समय समय पर उनको दे सकें। तो मैं आपको बता दूं कि जल्दी अधिगम संस्थान जो है खुद का एक ऐप लॉन्च करने जा रहा है, और जब वो ऐप लॉन्च हो जाएगा तो उसमें आपको व्यवस्थित क्लासें मिलेगी, और संबंधित क्लासों का जो PDF होगा, जो नोट्स होंगे वो आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगे। तो अभी तक जैसी व्यवस्था है, जिन साधनों के माध्यम से, जिन समस्याओं का सामना करते हुए समय की मांग के आधार पर हम जो आपका साथ दे रहे हैं, और हमें पूरी आशा है कि आप भी हमारा साथ दोगे। आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है वाकई काबिलिय तारीफ़ है, और यही प्यार, यही जो है हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का, नए जोश का संचार करता है। तो इसी तरीके से आप घर पर रहिए, आराम से सुरक्षित रहकर ऑनलाइन क्लासेस को यथासमय पढ़ते रहिए। कोई भी परेशानी हो किसी भी विषय से संबंधित तो संबंधित अध्यापक से आप उसको पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आप जो भी है हमारी व्यवस्था आगे की, वो समय समय पर अधिगम संस्थान किस प्रकार की पहल करेगा, किस तरीके से बदलाव करेगा, वो सारी सूचनाएं आपको समय समय पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाया करेगी। तो बिल्कुल मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए और बिंदास होकर पढ़िए, और जो बातें उनको नेगलेक्ट करिए, अफवाहों से बचिए। परीक्षा कब होगी, कब नहीं होगी, कोचिंग संस्थान ऑफलाइन कब चलेंगे, कब नहीं चलेंगे, इनका भी किसी के पास कोई परमानेंट जवाब नहीं है, क्योंकि जब तक सरकार के दिशा निर्देश, आदेश नहीं आते हैं तब तक इसका कोई भी सटीक जवाब नहीं दे सकता है। तो थोड़ा सा देर ये बना के रखना है, और अधिगम के निःशुल्क यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको यथासमय घर पर अपनी तैयारी को जारी रखना है। और संबंधित विषय से कोई भी अगर दिक्कत हो आपको, तो आप आराम से कमेंट में उसके बारे में लिख सकते हो, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। स्थापत्य कला की जो अगली रूपरेखा है हमारी, प्रमुख मंदिरों के बारे में, उनकी हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, बढ़िया शानदार टॉपिक है, कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछे भी जाते हैं। कौन कौन से एग्जाम में किस किस तरीके के कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, बात करते हैं प्रमुख मंदिरों के बारे में। सबसे पहले मंदिर पढ़ने से पहले जो मंदिर निर्माण की कला पाई जाती है, किस प्रकार की कला होती है, क्या क्या विशेषता होती है, कौन से भारत में किस तरीके के मंदिर बने हुए हैं, थोड़ी सी हम उनकी चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बात अगर हम करें तो संपूर्ण भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ पाई जाती है साहब। संपूर्ण भारत में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियाँ पाई जाती है? 3 शैलियाँ पाई जाती है, ठीक है। तो संपूर्ण भारत में मंदिर निर्माण की जो शैलियाँ पाई जाती है वो टोटल कितनी शैलियाँ पाई जाती है? 3 शैलियाँ पाई जाती है। कौन कौन सी 3 शैलियाँ? देखो, सबसे पहली जो शैली है वो है नागर शैली। सबसे पहली शैली कौन सी है? नागर शैली है दोस्तों। इसके बाद जो दूसरी शैली है वो शैली है हमारी द्रविड़ शैली। दूसरी शैली कौन सी है? द्रविड़ शैली। और मंदिर निर्माण की जो तीसरी शैली है वो शैली है दोस्तों बेसर शैली। कौन सी शैली है? बेसर शैली। तो संपूर्ण भारत में मंदिर निर्माण की जो शैलियाँ पाई जाती है वो टोटल कितनी शैलियाँ पाई जाती है? 3 शैलियाँ।
नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। इन तीनों में क्या अंतर है वही अपने को समझना है। देखिए दोस्तों, नागर शैली के जो सर्वाधिक मंदिर बने हुए हैं वो बने हुए हैं उत्तर भारत में। किस भारत में बने हुए हैं दोस्तों? उत्तर भारत में। द्रविड़ शैली के सर्वाधिक मंदिर जो बने हुए हैं वो बने हुए हैं दक्षिणी भारत में। किस भारत में बने हुए हैं? दक्षिणी भारत में। और बेसर शैली के जो मंदिर है वो ऐसा हम कह सकते हैं कि इसका कोई फिक्स ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं, लेकिन हम परिभाषा के तौर पे पढ़ सकते हैं कि मध्य भारत में जो मंदिर बने हुए हैं वो किस शैली के बने हुए हैं दोस्तों? बेसर शैली के बने हुए हैं। उत्तर भारत में सर्वाधिक मंदिर नागर शैली में निर्मित है, दक्षिणी भारत में सर्वाधिक मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है, और मध्य भारत में जो मंदिर बने हुए हैं वो किस शैली के बने हुए हैं? बेसर शैली के बने हुए हैं। ठीक है, अब इनमें किस प्रकार की विचारधाराएं होती है, क्या क्या विशेषताएं होती है, बड़े शानदार तरीके से समझेंगे। देखिए दोस्तों, नागर शैली के मंदिर की विशेषता होती है कि नागर शैली में जो भी मंदिर बनाए जाते हैं सबसे पहले एक चबूतरा बनाया जाता है। सब मंदिर बनाने से पहले एक क्या बनाया जाता है? चबूतरा बनाया जाता है। जैसे ही ऊंचा चबूतरा बना दिया, इसके ऊपर इमारत का निर्माण करवाया जाता है, इसके ऊपर एक इमारत का क्या करवाया जाता है? निर्माण करवाया जाता है। और इस इमारत का निर्माण करवाने के बाद में ये इमारत हो गई, और इस इमारत का निर्माण करवाने के बाद में इस मंदिर के बीचों बीच में जो गर्भगृह होता है उसमें एक देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है। सबसे पहले चबूतरा बनाया जाता है, बीचों बीच में गर्भगृह जो होता है उसके अंदर एक देवता की प्रतिमा स्थापित की जाती है, और दोस्तों इस प्रतिमा के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होता है जिसे हम कहते हैं परिक्रमा। तो इस प्रकार के जो मंदिर मिलते हैं अपने को, वो मंदिर किस शैली में कहलाते हैं? नागर शैली में। नागर शैली के मंदिर की विशेषता ये भी हो सकती है कि इनकी छतें जो है, जो छत होती है, ये छतें सपाट भी हो सकती है और छत के ऊपर गुंबद भी हो सकता है। ठीक है, दोनों विशेषता है कि छतें सपाट भी हो सकती है और छत के ऊपर गुंबद, शिखर या चरों के टाइप में कुछ भी बना हुआ हो सकता है। तो इस प्रकार की जो सामान्य उदाहरण जिस मंदिर की शैली के बारे में हम पढ़ते हैं वो शैली कौन सी कहलाती है? नागर शैली। सबसे इम्पोर्टेंट जो शैली है मंदिर निर्माण की वो कौन सी है? द्रविड़ शैली। हालांकि राजस्थान में इसका विशेष योगदान नहीं है। एक बार प्रश्न आया था परीक्षा में कि राजस्थान में द्रविड़ शैली में निर्मित प्रमुख मंदिर कौन सा है, उसकी हम चर्चा करेंगे अभी। पहले जो प्रमुख विशेषता होती है इस शैली की वो हम पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, द्रविड़ शैली की विशेषता क्या होती है कि इसका जो धरातल होता है, ठीक है, ये वर्गाकार होता है। इसका जो धरातल होता है ये कैसा होता है? एक वर्गाकार। ठीक है, दिख रहा आयताकार है लेकिन ये होता है वर्गाकार। इसके अलावा इसके ऊपर बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये बिल्डिंग बन गई साहब। और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो गुंबदाकार होता है, पिरामिड आकार का होता है। दूर से देखने पर ये जो मंदिर होते हैं स्तंभानुकार दिखते हैं साहब, एक खंबे के समान दिखते हैं। जिनकी छतें काफ़ी ऊपर होती है और इनकी छतों के चारों तरफ जो शिखर होता है उसके चारों तरफ भी देवी देवताओं की मूर्तियां लगी रहती है। विशेष परिचर्चा करें तो इसका जो आधार है वो वर्गाकार होता है। इसका जो ऊपर का एरिया है वो गुंबदा का अनुकार होता है, गुंबद बना रहता है। इसी को हम कह सकते हैं पिरामिड आकार का, पिरामिड के आकार का। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो मुख्य विशेषता है वो ये होती है कि इसमें जो है वो अंदर कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित रहती हैं। इसके अंदर जो है कई देवी देवताओं की क्या लगी रहती है? मूर्तियाँ लगी रहती है साहब। इसके अलावा इसी के अंदर जो है वो कई सारे जल कुंड बने रहते हैं। कई सारे क्या स्थित रहते हैं? जल कुंड बने रहते हैं। इसी के अंदर कई सारे कक्ष बने रहते हैं। कई सारे क्या बने रहते हैं? कक्ष बने रहते हैं। और ये जो मंदिर है ये कई मंजिलों में बटा रहता है। ये जो मंदिर होते हैं द्रविड़ शैली के, ये कई मंजिलों में बटे रहते हैं साहब। और इसमें एक जो मुख्य दरवाज़ा होता है वो बहुत विशालकाय मुख्य दरवाज़ा होता है। इसका जो मुख्य दरवाज़ा होता है वो काफ़ी विशालकाय, बहुत बड़ा होता है साहब। तो इसका जो मुख्य दरवाज़ा है वो काफ़ी बड़ा होता है। और ये जो मुख्य दरवाज़ा है इसको हम पेरूमल भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? पेरूमल। ध्यान रखना, इसका जो मुख्य दरवाज़ा है इसको दक्षिणी भारत में पेरूमल के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें, अच्छा कॉमन सेंस के तरीके से समझना चाहें तो एक मूवी आई थी कुछ दिनों पहले, चेन्नई एक्सप्रेस। उस चेन्नई एक्सप्रेस में जितने भी मंदिर बताए गए हैं वो सारे के सारे मंदिर किस शैली के बताए गए हैं? द्रविड़ शैली के।
ALDC में प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से राजस्थान का वह कौन सा मंदिर है जिसमें द्रविड़ शैली की झलक देखने को मिलती है, और वो प्रमुख मंदिर बना हुआ है राजस्थान में रंगनाथ जी का मंदिर। कौन सा मंदिर है? रंगनाथ जी का मंदिर। और ये जो रंगनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर स्थित है पुष्कर अजमेर में। ये मंदिर कहाँ बना हुआ है दोस्तों? पुष्कर अजमेर में बना हुआ है साहब। तो रंगनाथ जी का जो मंदिर बना हुआ है पुष्कर में, ये किस शैली में बना हुआ मंदिर है दोस्तों? द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। इसके अलावा बेसर शैली की अगर विशेषता की बात करें तो नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली, नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली के मिश्रण से जो शैली बनती है उसी शैली को हम क्या कहते हैं दोस्तों? बेसर शैली कहते हैं। तो एक बार वापस मैं रिपीट करता हूँ कि संपूर्ण भारत में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियाँ पाई जाती है? 3। नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। नागर शैली के सर्वाधिक मंदिर उत्तरी भारत में बने हुए हैं, द्रविड़ शैली के सर्वाधिक मंदिर दक्षिणी भारत में है, और बेसर शैली के सर्वाधिक जो मंदिर है वो किस भारत में बने हुए हैं? मध्य भारत में। नागर शैली के मंदिर की विशेषता में बताई कि एक बड़ा सारा चबूतरा बनाया जाता है, उसके ऊपर इमारत बनाई जाती है, बीचों बीच में गर्भगृह होता है जहाँ पर एक देवता की प्रतिमा स्थित होती है। इसके चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होता है जिसे हम परिक्रमा कहते हैं। तो इस प्रकार की विशेषताएं किस शैली के मंदिरों में? नागर शैली। द्रविड़ शैली के मंदिर की पहली विशेषता है कि मंदिर स्तंभानुसार होता है, दूर से देखने पर एक खंबे के समान दिखता है क्योंकि इनकी जो छतें होती है वो काफ़ी ऊपर होती है। ऊपर जो आकृति है वो गुंबद पिरामिड के आकार की होती है। इसके अलावा नीचे का आधार वर्गाकार होता है, कई सारी मूर्तियां रहती है, कई सारे जलकुंड बने हुए रहते हैं, कई सारे कक्ष बने रहते हैं, और जो मुख्य दरवाजा है वो काफ़ी बड़ा होता है, और मुख्य दरवाजे को हम क्या कहते हैं? पेरूमल कहते हैं। इसके अलावा नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली के मिश्रण से जो शैली देखने को मिलती है वो शैली कौन सी मिलती है? बेसर शैली। तो नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, भारत में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियाँ हैं? 3 शैलियाँ हैं दोस्तों। अब एक बात करते हैं हम कि हमारा जो राजस्थान है वो राजस्थान उत्तरी भारत में आता है क्योंकि कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, और बांसवाड़ा राजस्थान का दक्षिणी जिला है। तो अधिकांश भारत का जो भाग है वो किस भारत में आता है? उत्तरी भारत में आता है। तो राजस्थान का जो अधिकांश क्षेत्र है वो उत्तरी भारत में आता है। तो राजस्थान में भी जो सर्वाधिक मंदिर बने हुए हैं वो किस शैली में बने हुए हैं दोस्तों? नागर शैली में बने हुए हैं। अभी हम चर्चा करेंगे आगे की। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग एक बार। तो दोस्तों ये मंदिर निर्माण की पूरे भारत की कितनी शैलियाँ हो गई? 3 शैलियाँ। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर बने हुए हैं नागर शैली में। किस शैली में बने हुए हैं? नागर शैली में बने हुए हैं साहब। और नागर शैली की भी कुछ उपशैलियाँ हैं जिनसे संबंधित डीपली प्रश्न परीक्षा में राजस्थान से जुड़े हुए पूछे जाते हैं। वो कौन से प्रश्न हैं, क्या बात है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो नागर शैली है, इस नागर शैली के बारे में हम पढ़ते हैं कि नागर शैली की मुख्यतया 4 उपशैलियाँ मानी गई है। कितनी उपशैलियाँ मानी गई है? 4 उपशैलियाँ। नागर शैली की एक उपशैली बताई जाती है एकायतन शैली। कौन सी शैली बताई जाती है? एकायतन शैली। दूसरी शैली पढ़ाई जाती है, पढ़ते हैं हम पंचायतन शैली। कौन सी शैली है? पंचायतन शैली। तीसरी जो शैली है उसे कहते हैं प्रतिहारकालीन शैली। प्रतिहारकालीन शैली, और इसी को गुर्जर प्रतिहार शैली भी कहते हैं, और इसका मुख्य जो नाम मिलता है वो है महामारू शैली। तो महामारू शैली का जो उदय माना गया, शुरुआत जो मानी गई वो किस काल में मानी गई? गुर्जर प्रतिहार काल में। और चौथी शैली है कच्छपात शैली। कच्छपात शैली। ये जो चारों शैलियाँ हैं ये किस शैली की उपशैली पढ़ी जाती है? नागर शैली की। नागर शैली के सर्वाधिक मंदिर उत्तरी भारत में बने हुए हैं, तो राजस्थान में भी सर्वाधिक मंदिर जो है वो नागर शैली में बने हुए हैं। और इन चारों शैलियों का प्रभाव थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है। एक बार मौखिक तौर पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ऐसे मंदिर जो केवल मात्र एक ही देवता को समर्पित रहते हैं वो तो कहलाते हैं एकायतन शैली के मंदिर। ऐसे मंदिर जो मुख्यतया एक से ज़्यादा अर्थात लगभग 5 देवताओं को समर्पित होते हैं वो कहलाते हैं पंचायतन शैली के मंदिर। ऐसे मंदिर जो गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित है और जिनकी अलग से मुख्य विशेषताएं पढ़ी जाती है, जैसे दोस्तों व्यवहारिक तौर पे हम कह देते हैं कि प्रतिहार कालीन जो मंदिर है वो मुख्यतया
भगवान सूर्य और विष्णु को समर्पित मंदिर थे। इसके अलावा कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनमें देवी या देवता की मूर्ति राक्षसों का संहार करती हुई दिखाई जा रही है। तो इस प्रकार के जो मंदिर है वो किस शैली में पढ़े जाते हैं? महामारू। और कछुए की आकृति के बने जो मंदिर है वो किस शैली के मंदिर कहलाते हैं? कच्छपात शैली के। तो नागर शैली की कितनी उपशैलियाँ पढ़ी जाती है? 4। एकायतन शैली, पंचायतन शैली, प्रतिहार कालीन शैली और कच्छपात शैली। राजस्थान के ऐसे मंदिर जो केवल मात्र एक ही देवताओं को समर्पित है, एकायतन शैली के मंदिर है। एक से ज़्यादा 5 देवताओं को समर्पित है, पंचायतन शैली के हैं। महामारू गुजर प्रतिहार कालीन मंदिर है तो महामारू शैली के हैं। और कछुए की आकृति के बने मंदिर है तो किस शैली के मंदिर कहलाते हैं? कच्छपात शैली के। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट शैलियाँ पूछी जाती है वो 2 पूछी जाती है, पंचायतन और प्रतिहार कालीन। इनके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार इसका। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आगे की जो विशेष बातें हैं उनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिहार कालीन शैली, जिसका नाम है महामारू शैली। राजस्थान में कौन से मंदिर है, परीक्षा में कौन कौन से पूछे गए हैं, क्या बात है, बड़े ढंग से समझना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले समझना प्रतिहार कालीन शैली के बारे में। प्रतिहार कालीन शैली, और इसमें हम कौन सी शैली पढ़ते हैं दोस्तों? महामारू शैली। इसके अंतर्गत जो शैली पढ़ी जाती है वही शैली है हमारी महामारू शैली। और अब ध्यान से समझना शुरू कीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसा पढ़ा जाता है कि ये जो प्रतिहार कालीन शैली है जिसे हम महामारू शैली कहते हैं, इस शैली में जो मंदिर बने, सर्वाधिक जो मंदिर बने वो बने 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के बीच। 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच जो मंदिर बने हैं वो किस कालीन बने हैं दोस्तों? प्रतिहार कालीन मंदिर बने हैं महामारू शैली के। पूरे भारत की बात कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी बात है कि प्रतिहार कालीन शैली के जो मंदिर है ये सर्वाधिक मंदिर भगवान शिव, इसमें जो सर्वाधिक मंदिर है वो भगवान शिव, भगवान सूर्य व विष्णु को समर्पित है। सब शिव को समर्पित है, भगवान सूर्य को समर्पित है और विष्णु को समर्पित है सर्वाधिक। और भी कई मंदिर हैं जो अलग अलग देवताओं को समर्पित है, वो भी गुजर प्रतिहार शैली के हैं, महामारू शैली के। हमने लिखा है मैक्सिमम जो मंदिर हैं जिनमें शिव, सूर्य और विष्णु को समर्पित मंदिरों का निर्माण इसमें किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो प्रतिहार कालीन शैली, इसी को हम कहते हैं गुजर प्रतिहार शैली। गुजर प्रतिहार शैली। प्रतिहार वंश का एक राजा हुआ था वत्सराज प्रतिहार, और वत्सराज प्रतिहार के काल में इस शैली का सर्वाधिक विकास हुआ साहब। तो गुजर प्रतिहार शैली इस प्रतिहार कालीन शैली का दूसरा उपनाम पढ़ा जाता है। अब राजस्थान में इस शैली के जो प्रमुख मंदिर हैं जो परीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते रहते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, गुजर प्रतिहार शैली के प्रतिहार कालीन राजस्थान में जो प्रमुख मंदिर है वो कई सारे मंदिर हैं। जिनमें बात करें तो एक मंदिर आता है सूर्य मंदिर। कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर। एक मंदिर आता है इसमें सच्ची आई माता का मंदिर, सच्ची आई माता का मंदिर। एक मंदिर जो गुजर प्रतिहार शैली का हम पढ़ते हैं वो मंदिर पढ़ा जाता है दोस्तों महावीर जी का मंदिर। महावीर जी का मंदिर। और एक मंदिर जो हम पढ़ते हैं वो मंदिर है हरिहर मंदिर। हरिहर मंदिर। और ये जो चारों मंदिर है, ये चारों मंदिर स्थित है दोस्तों ओसिया जोधपुर में। ये चारों मंदिर कहाँ बने हुए हैं? ओसिया जोधपुर में। तो ओसिया स्थित जो मंदिर समूह है वो सर्वाधिक किस शैली में बने हुए हैं दोस्तों? गुजर प्रतिहार शैली में, प्रतिहार कालीन। अच्छा, आपसे पूछ लें कि गुजर प्रतिहार शैली का राजस्थान में जो प्रमुख केंद्र है, सर्वाधिक जो मंदिरों का केंद्र गुजर प्रतिहार शैली का, वो 3 जगह से मिलते हैं। एक तो उसमें आता है ओसिया, एक इसमें आता है मंडोर और एक इसमें आता है भीनमाल। तो राजस्थान में ओसिया स्थित मंदिर समूह, मंडोर स्थित मंदिर समूह और भीनमाल स्थित मंदिर समूह जो है वो सर्वाधिक किस शैली में बने हुए हैं? महामारू शैली में।
तो ओसिया के 4 मंदिर है, सूर्य मंदिर, सच्ची आई माता का मंदिर, महावीर जी का मंदिर, हरिहर मंदिर। ये चारों मंदिर ओसिया जोधपुर में और किस शैली में बने हुए हैं? प्रत्यार कालीन शैली, महामारू शैली में निर्मित है। आपने पढ़ा होगा कि सच्ची आई माता का जो मंदिर है, सच्ची आई माता ओसवाल जाति की कुलदेवी का प्रमुख मंदिर है, राजस्थान की लोक देवी है। जब हम पढ़ते हैं तो विशेष रूप से इस मंदिर को गुर्जर प्रत्यार शैली के अंतर्गत पढ़ा जाता है। अगले जो मंदिर हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं, तो एक मंदिर है कालिका माता का मंदिर, कालिका माता का मंदिर। इसके अलावा एक मंदिर जो गुर्जर प्रत्यार शैली में बना हुआ है, उस मंदिर का नाम है समिदेश्वर मंदिर, समिदेश्वर महादेव का मंदिर। और ये दोनों मंदिर हम पहले पढ़ चुके हैं जब दुर्ग मैंने आपको पढ़ाए थे। ये दोनों मंदिर स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में स्थित है? ये दोनों मंदिर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। साहब ध्यान रहे आप लोगों को। तो कालिका माता का मंदिर मैंने आपको बताया था कि प्राचीन काल में सूर्य मंदिर हुआ करता था। समिदेश्वर महादेव का मंदिर मैंने आपको बताया था, इसके स्थान पर पहले एक मंदिर हुआ करता था त्रिभुवन नारायण का मंदिर, जिसका जीर्णोद्धार करवा के जो मोकल था, कुंभा के जो बात हम करते हैं, कुंभा के जो पिता थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। तो कालिका माता का मंदिर, समिदेश्वर महादेव का जो मंदिर है, ये मंदिर किस दुर्ग में स्थित है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। इसके बाद बात करें तो एक मंदिर आता है आबानेरी। आबानेरी के जो मंदिर बने हुए हैं राजस्थान में, आबानेरी मंदिर, और आबानेरी मंदिर कहाँ स्थित है? दौसा में। ये मंदिर भी गुर्जर प्रत्यार शैली में बने हुए हैं साहब। आबानेरी की चांद बावड़ी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो आबानेरी दौसा में। इसके अलावा बात करें तो एक मंदिर पढ़ते हैं दधिमती माता का मंदिर, दधिमती माता का मंदिर। और ये दधिमती माता का जो मंदिर है, ये मंदिर है दोस्तों गोठ मांगलोद नागौर में। ये मंदिर कहाँ स्थित है? गोठ मांगलोद नागौर। तो दधिमती माता का जो मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर बना हुआ है गोठ मांगलोद नागौर में। दधिमती माता का भी पढ़ा हुआ आपने। तो दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी है साहब। तो दधिमती माता का मंदिर कहाँ स्थित है? गोठ मांगलोद नागौर। इसके अलावा महामारू शैली का अगला मंदिर अगर हम पढ़ें तो एक प्रमुख मंदिर इसके अंतर्गत और पढ़ा जाता है, जिसकी मुख्य विशेषता हम पढ़ते हैं। देखो, एक मंदिर है जगत अंबिका मंदिर, जगत अंबिका मंदिर। कौन सा मंदिर है? जगत अंबिका मंदिर। और ये जगत अंबिका मंदिर है उदयपुर में। कहाँ स्थित दोस्तों? ये उदयपुर में। देखो ध्यान रहे, एक मंदिर तो आप लोगों ने पढ़ा है जगदीश जी का मंदिर, और एक हम मंदिर पढ़ते हैं जगत अंबिका मंदिर। तो ये जगत गांव उदयपुर में स्थित है। और ये जो जगत अंबिका मंदिर है, इसे हम कहते हैं मेवाड़ का खजुराहो। अभी पढ़ाऊंगा आपको आगे में। तो मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? जगत अंबिका मंदिर उदयपुर को। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है, दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर का समूह है, जो जैन मंदिर बने हुए हैं, और ये दिलवाड़ा के जैन मंदिर है माउंट आबू सिरोही में। कहाँ स्थित है ये? माउंट आबू सिरोही। तो ये मंदिर भी किस काल में निर्मित माने जाते हैं? गुर्जर प्रत्यार काल में, प्रत्यार कालीन मंदिर में पढ़े जाते हैं। तो महामारू शैली के अंतर्गत इन मंदिरों को पढ़ा जाता है। एक प्रमुख मंदिर है किराड़ू का शिव मंदिर। किराड़ू के जो शिव मंदिर का समूह है, वो भी प्रत्यार कालीन मंदिर है। उसको भी विस्तार से पढ़ेंगे। पहले यहाँ तक की बात एक बार ध्यान से समझिए। देखो, नागर शैली की 4 उपशैलियाँ मैंने आप लोगों को बताई हैं। एक बताई एकायतन शैली, एक पंचायतन शैली, एक गुर्जर प्रत्यार महामारू शैली, और एक हमने पढ़ी थी कच्छपात शैली। प्रत्यार कालीन शैली को कहते हैं महामारू शैली। सर्वाधिक जो मंदिर बने इस शैली के 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बने। सर्वाधिक जो मंदिर बने भगवान शिव के बने, सूर्य के बने और विष्णु को समर्पित मंदिर बने। इसी को हम कहते हैं गुर्जर प्रत्यार शैली। और ये जो गुर्जर प्रत्यार शैली है, महामारू शैली है, राजस्थान में इसका जो प्रमुख केंद्र माना गया, ओसिया, मंडोर और बीनमाल को माना गया। प्रत्यार कालीन शैली के प्रमुख मंदिरों में पहला मंदिर पढ़ा जाता है सूर्य मंदिर, दूसरा सच्ची आई माता का मंदिर, तीसरा महावीर जी का मंदिर और चौथा हरिहर मंदिर। और ये चारों मंदिर स्थित है ओसिया जोधपुर में। कालिका माता का मंदिर, समिदेश्वर महादेव का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, आबानेरी मंदिर दौसा में, दधिमती माता का गोठ मांगलोद नागौर में, जगत अंबिका मंदिर उदयपुर में, और दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही में। और ये सारे जो मंदिर है ये किस शैली में बने हुए हैं दोस्तों? महामारू शैली में। किस काल में बने हुए हैं? गुर्जर प्रत्यार काल में बने हुए हैं। तो प्रत्यार कालीन शैली के मंदिर इनको पढ़ा जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार इसका।
चलिए दोस्तों, अब गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिरों में जो मंदिर हम पढ़ते हैं वो एक मंदिर और पढ़ते हैं जो सबसे प्रमुख है, किराड़ू के शिव मंदिर। कौन से मंदिर पढ़ते हैं? किराड़ू के शिव मंदिर। और किराड़ू के जो शिव मंदिर हैं उनको भी प्रतिहार कालीन शैली के अंतर्गत पढ़ा जाता है। क्या विशेषता है वो सुनिए ध्यान से। देखिए दोस्तों, किराड़ू के जो शिव मंदिर हैं, बात हम करते हैं किराड़ू के शिव मंदिर। और किराड़ू के जो शिव मंदिर बने हुए हैं, मंदिरों का जो समूह है ये स्थित है किराड़ू बाड़मेर में, किराड़ू बाड़मेर में। और ये जो किराड़ू स्थित शिव मंदिरों का समूह है, इनके बारे में हम पहली बात ये पढ़ते हैं कि इन मंदिरों को कहते हैं राजस्थान का खजुराहो। क्या कहते हैं साहब इनको? राजस्थान का खजुराहो। अब क्या होता है खजुराहो? तो ध्यान से समझनी है एक बात। देखो दोस्तों, युद्ध की तुलना युद्ध से की जाती है, जगह की तुलना जगह से की जाती है, पेंटिंग की तुलना पेंटिंग से की जाती है। खजुराहो एक जगह है जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है और वहाँ सर्वाधिक नग्न मूर्तियों का संग्रह है। तो वैसी व्यवस्था राजस्थान में जहाँ जहाँ देखने को मिलती है उनको किसकी संज्ञा दी जाती है? खजुराहो की संज्ञा दी जाती है। तो राजस्थान का जो खजुराहो कहते हैं वो कौन से मंदिरों को कहते हैं? किराड़ू के शिव मंदिरों को। इसके अलावा ये जो मंदिर है राजस्थान में, ये जो मंदिर है इनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये मंदिर राजस्थान में प्रतिहार शैली में निर्मित अंतिम मंदिर माने जाते हैं। राजस्थान में प्रतिहार कालीन शैली, राजस्थान में प्रतिहार कालीन शैली अर्थात महामारू शैली, महामारू शैली में निर्मित अंतिम मंदिर में निर्मित अंतिम जो मंदिर माने जाते हैं वो कौन से मंदिर माने जाते हैं? किराड़ू के शिव मंदिर। यानी कि महामारू शैली में निर्मित राजस्थान के जो आखिरी मंदिर है वो कौन से मंदिर है? किराड़ू के शिव मंदिर। अच्छा, खजुराहो की बात आ गई तो दो बातें और समझ लो यहाँ पे। एक तो है राजस्थान का खजुराहो जो कहते हैं किराड़ू बाड़मेर को। एक आता है जिसके बारे में आपने अगर पढ़ा हो, राजस्थान का मिनी खजुराहो। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? इसी को हम कहते हैं हाड़ौती का खजुराहो, हाड़ौती का खजुराहो। और हाड़ौती का खजुराहो राजस्थान का मिनी खजुराहो जो कहा जाता है, ये कहा जाता है बंड देवरा स्थित मंदिरों को, जो शिव मंदिर है। और ये बंड देवरा कहाँ स्थित है? बारां में। यहाँ कई सारी खंडर मूर्तियों का संग्रह है। तो बंड देवरा बारां को जो है, जो शिव मंदिर यहाँ बने हुए हैं उन्हें हम कहते हैं राजस्थान का मिनी खजुराहो या हाड़ौती का खजुराहो। एक हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो। और मेवाड़ का जो खजुराहो कहा जाता है दोस्तों, ये मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है जगत अंबिका मंदिर को, जगत अंबिका मंदिर। और ये जगत अंबिका मंदिर जो है कहाँ स्थित है? उदयपुर में। तो इस जगत अंबिका मंदिर को मेवाड़ का क्या कहते हैं? खजुराहो कहते हैं। एक बार वापस समझिए, प्रतिहार कालीन महामारू शैली के मंदिर हम पढ़ रहे थे। एक प्रमुख मंदिर आता है उसमें किराड़ू के शिव मंदिर जो किराड़ू बाड़मेर में स्थित है, इसे हम राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। और राजस्थान में प्रतिहार कालीन शैली महामारू शैली में निर्मित जो अंतिम मंदिर है वो यही मंदिर कहलाता है। राजस्थान का खजुराहो पूछेगा तो किराड़ू के शिव मंदिर बाड़मेर, राजस्थान का मिनी खजुराहो हाड़ौती का खजुराहो अगर पूछेगा तो बंड देवरा बारां, और मेवाड़ का खजुराहो अगर पूछेगा तो जगत अंबिका मंदिर उदयपुर। तो राजस्थान में ये प्रतिहार कालीन शैली में निर्मित जो प्रमुख मंदिर थे वो हमने पढ़े। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, अब जो दूसरी मुख्य शैली है पंचायतन शैली, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं कि क्या क्या विशेषता है, किस प्रकार के मंदिर है। तो उसके बारे में भी ध्यान से समझना शुरू कीजिए। एक शैली है उसमें नागर शैली की उपशैली में पंचायतन शैली। और पंचायतन शैली की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से समझना है पंचायतन शैली की जो विशेषता है उनके बारे में। देखिए, पंचायतन शैली
नाम है पंच आयतन शैली। ठीक है, पहली विशेषता ये जो साहब पंचायतन शैली है तो 5 देवताओं को समर्पित मंदिर, 5 देवताओं को समर्पित जो शैली होती है वो कौन सी शैली होती है दोस्तों? पंचायतन शैली। 5 देवताओं में क्या होता है कि एक जो मूर्ति होती है वो तो गर्भगृह में स्थित होती है, एक मूर्ति तो बीचों बीच में गर्भगृह में स्थित होती है, गर्भगृह में स्थित, और 4 मूर्तियाँ तथा जो 4 मूर्तियाँ होती है वो चारों दिशाओं में स्थित, 4 मूर्तियाँ चारों दिशाओं में स्थित। एक मूर्ति गर्भगृह में स्थित होती है और 4 मूर्तियाँ चारों दिशाओं में क्या होती है? स्थित होती है। ठीक है, अब सुनिए विशेषताएं क्या है जो ढंग से समझिए। देखिए दोस्तों, जैसे मान लो साहब ये एक मंदिर है, ठीक है, जैसे हमने बना दिया कि ये एक मंदिर है और ये जो मंदिर है ये पंचायतन शैली का मंदिर है। कैसे होगा? विशेषता क्या होगी कि लगभग 5 देवताओं को समर्पित है तो एक की मूर्ति तो बीचों बीच में गर्भगृह में स्थित होगी, ठीक है, और 4 मूर्तियां चारों दिशाओं में स्थित होगी, जैसे एक उत्तर में हो गई, एक दक्षिण में हो गई, एक पूर्व में हो गई और एक पश्चिम में हो गई, और इन चारों का मुंह अलग अलग 4 दिशाओं में रहेगा। तो एक मूर्ति तो बीचों बीच में रहती है गर्भगृह में और 4 मूर्तियां चारों अलग अलग दिशाओं में स्थित होती है। तो इस प्रकार के जो मंदिर है वो पंचायतन शैली के मंदिर कहलाते हैं। और चारों दिशाओं में स्थित 4 मूर्तियां, इसलिए इन शैली के मंदिरों को चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। ध्यान रखना, इन शैली के मंदिरों को किस नाम से भी जानते हैं? चौमुखा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो पंचायतन शैली को ही किस नाम से जाना जाता है? चौमुखा मंदिर की शैली के नाम से। राजस्थान में इस शैली के जो प्रमुख मंदिर बने हुए हैं उनमें पहला जो प्रमुख मंदिर है वो है रणकपुर का जैन मंदिर। रणकपुर का जैन मंदिर, और रणकपुर का जो जैन मंदिर है कहाँ स्थित है? ये पाली में। विस्तार से पढ़ाऊंगा आपको मैं। राजस्थान का ऐसा मंदिर है जो 1444 खंभों पर स्थित है। तो रणकपुर का जो जैन मंदिर है उसे हम कहते हैं पंचायतन शैली में निर्मित। दूसरा है ओसिया का सूर्य मंदिर। ओसिया का सूर्य मंदिर, देखो ओसिया के कुछ सूर्य मंदिर तो महामारू शैली में है और ओसिया के कुछ सूर्य मंदिर जो है जो जोधपुर में है वो किस शैली में बने हुए हैं? पंचायतन शैली में बने हुए हैं साहब। ठीक है, ओसिया को कहते हैं राजस्थान का भुवनेश्वर, ओसिया जोधपुर को। इसके अलावा बात करें तो इसके अंतर्गत एक मंदिर पढ़ते हैं हम, जगदीश जी का मंदिर। कौन सा मंदिर पढ़ते हैं? जगदीश जी का मंदिर। और ये जो जगदीश जी का मंदिर है ये स्थित है उदयपुर में। कभी अगर आपने पढ़ा हो तो ये वही जगदीश जी का मंदिर है जिसे हम कहते हैं राजस्थान में सपनों का मंदिर। इस मंदिर को कहते हैं राजस्थान में सपनों का मंदिर, ड्रीम टेम्पल ऑफ राजस्थान। ऐसा कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम ने करवाया था, और वो इसलिए करवाया, माना जाता है, पढ़ा जाता है कि जगदीश जी जो थे वो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम के सपने में आए थे। जब सपने में आए, बोले मेरा मंदिर बनवाओ, तो जगत सिंह ने सपने में मंदिर बनवा दिया। जब सुबह आँख खुली तो न तो जगदीश जी थे और न मंदिर था। तो इसलिए बाद में जगत सिंह प्रथम ने सपने की उस घटना को ध्यान में रखकर इस मंदिर का निर्माण करवाया। इसलिए इसे राजस्थान में कौन सा मंदिर कहते हैं? सपनों का मंदिर। ध्यान रहे, राजस्थान में इस प्रकार के और भी मंदिर पूछे जाते हैं। जैसे पूछ ले कि राजस्थान का स्वर्ण मंदिर कौन सा है? किसे कहते हैं राजस्थान का स्वर्ण मंदिर? गोल्डन टेम्पल ऑफ राजस्थान। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का लाल मंदिर किसे कहते हैं? रेड टेम्पल ऑफ राजस्थान। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में अफीम मंदिर किसे कहते हैं? तो ये कुछ चर्चित मंदिर है जो नाम से जाने जाते हैं सब। एक तो है सपनों का मंदिर, जगदीश जी का मंदिर उदयपुर। एक राजस्थान का स्वर्ण मंदिर तो ये बना हुआ है फालना गांव पाली में। कहाँ बना हुआ है ये? फालना गांव पाली में। राजस्थान का लाल मंदिर किसे कहते हैं? तो ये हम कहते हैं सोनी जी की नसिया को। सोनी जी की जो नसिया है उसे हम कहते हैं राजस्थान का लाल मंदिर। और सोनी जी की नसिया कहाँ पर है? अजमेर में। विस्तार से पढ़ेंगे हम इसके बारे में। क्यों कहते हैं? क्योंकि लाल पत्थरों से बनी हुई है साहब ये। इसके अलावा अफीम मंदिर किसे कहते हैं? तो सावलिया सेठ के मंदिर को। सावलिया सेठ का जो मंदिर है, इस सावलिया सेठ के मंदिर को हम राजस्थान का अफीम मंदिर कहते हैं।
और ये कहाँ स्थित है? मंडपिया चित्तौड़गढ़ में। ये मंदिर है मंडपिया चित्तौड़गढ़ में। क्यों कहते हैं, क्या बात है, वो सब आगे पढ़ेंगे। तो राजस्थान में सर्वाधिक अफीम की खेती चित्तौड़गढ़ में ही होती है। तो ये कुछ मंदिर भी आते हैं जो नाम विशेष से जाने जाते हैं, ये भी अपने को पता रखना है। तो सपनों का मंदिर पूछेगा तो जगदीश जी का मंदिर, स्वर्ण मंदिर पूछेगा तो फालना गाँव पाली, लाल मंदिर पूछेगा तो सोनी जी की नसिया अजमेर, अफीम मंदिर पूछेगा तो सावलिया सेठ का मंदिर मंडपिया चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो ये जो 3 प्रमुख मंदिर पढ़े जाते हैं राजस्थान में, ये मंदिर किस शैली के अंतर्गत पढ़े जाते हैं दोस्तों? पंचायतन शैली के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। एक बार वापस मैं रिपीट करता हूँ कि नागर शैली की एक उपशैली है पंचायतन शैली। पंचायतन शैली की विशेषता 5 देवताओं को समर्पित मंदिर होता है लगभग, 1 मूर्ति गर्भगृह में होती है तथा 4 मूर्तियाँ चारों दिशाओं में स्थित होती है। इसके अलावा इस शैली के मंदिरों को चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। रणकपुर का जैन मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर, जगदीश जी का मंदिर, ये तीनों मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर है। सपनों का मंदिर पूछेगा तो जगदीश जी का मंदिर, स्वर्ण मंदिर पूछेगा तो फालना गाँव पाली में, लाल मंदिर पूछेगा तो सोनी जी की नसिया अजमेर, और राजस्थान का अफीम मंदिर पूछेगा तो सावलिया सेठ का मंदिर है जो कहाँ स्थित है? मंडपिया चित्तौड़गढ़ में। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार इसका। हाँ दोस्तों, इसके बाद एक विशेष प्रश्न और आता है जिसको हम पढ़ते हैं, फिर राजस्थान के एक एक मंदिरों को देवताओं के हिसाब से विस्तार से पढ़ना शुरू करेंगे। एक प्रश्न आता है कि वह कौन से मंदिर है राजस्थान में जो गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल में बने हुए हैं साहब। तो ये भी थोड़ा सा मुख्य प्रश्न है जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, गुप्त काल या गुप्तोत्तर कालीन जो मंदिर राजस्थान में गुप्त काल व गुप्तोत्तर काल के बने हुए मंदिर। तो राजस्थान में गुप्तकालीन या गुप्तोत्तर कालीन जो मंदिर हैं वो कौन से हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। लगभग समय देखें तो 300 ईस्वी से 700 ईस्वी के बीच जो मंदिर बने हुए हैं वो मंदिर कहला सकते हैं गुप्तकाल या गुप्तोत्तरकालीन मंदिर। चलिए शुरुआत करते हैं। गुप्तकालीन मंदिरों में राजस्थान के 4 प्रमुख मंदिर पढ़े जाते हैं साहब। कितने प्रमुख मंदिर पढ़े जाते हैं? 4, जो परीक्षा के हिसाब से मुख्य उपयोगी मंदिर हैं। पहला हम पढ़ते हैं कंसुआ का शिव मंदिर। कंसुआ का शिव मंदिर, और ये कंसुआ का जो शिव मंदिर है, ये शिव मंदिर बना हुआ है कंसुआ कोटा में। ये कहाँ स्थित है? कंसुआ कोटा में। दूसरा जो मंदिर हम पढ़ते हैं गुप्तकालीन, वो पढ़ते हैं दर्रा का शिव मंदिर। दर्रा का शिव मंदिर, और ये दर्रा का शिव मंदिर भी कहाँ स्थित है? कोटा में स्थित है साहब। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो तीसरा जो प्रमुख मंदिर है चार चौमा शिवालय। चार चौमा शिवालय, और ये चार चौमा जो शिवालय हैं ये भी कहाँ स्थित है? कोटा में स्थित है। और एक प्रमुख मंदिर यहाँ हम पढ़ते हैं, गुप्तकालीन मंदिर जो पढ़ते हैं वो है शीतलेश्वर महादेव का मंदिर। शीतलेश्वर महादेव का मंदिर, और ये मंदिर स्थित है जालरा पाटन झालावाड़ में। ये मंदिर कहाँ बना हुआ है? जालरा पाटन झालावाड़ में स्थित है साहब। इस जालरा पाटन को हम कहते हैं घंटियों का शहर। क्या कहते हैं इसे? घंटियों का शहर, क्योंकि सर्वाधिक मंदिर यहीं बने हुए हैं। यहाँ आप जाओगे तो इतने मंदिर बने हुए हैं कि आप उनकी लगभग गणना भी करना चाहो तो गणना नहीं कर सकते। तो मंदिरों के अंदर ही तो घंटियाँ लगी रहती हैं। तो घंटियों का शहर किसे कहते हैं? जालरा पाटन को कहते हैं। इसके अलावा जालरा पाटन और भी कई विशेषताएं लिए हुए हैं। अंग्रेजी काल की प्रथम राजधानी थी जालरा पाटन राजस्थान में, आपने पढ़ा होगा। जालरा पाटन जो है, इस मंदिर की अगर बात करें तो देखो, ये जो शीतलेश्वर महादेव का मंदिर है जालरा पाटन झालावाड़ में, इसकी मुख्य विशेषता कि ये राजस्थान का प्रथम समयांकित मंदिर पढ़ा जाता है साहब। प्रथम समयांकित मंदिर, राजस्थान का पहला ऐसा मंदिर है जिस पर समय लिखा हुआ है, और समय लिखा हुआ है 689 ईस्वी। समय कितना लिखा हुआ है? 689 ईस्वी लिखा हुआ है। इसके अलावा ये जो शीतलेश्वर महादेव का मंदिर है
यह मंदिर चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित मंदिर। झालरापाटन में एक नदी है चंद्रभागा नदी, इसी नदी के किनारे एक मेला लगता है चंद्रभागा पशु मेला, कार्तिक मास की पूर्णिमा को। तो ध्यान रहे कि राजस्थान में गुप्तकाल व गुप्तोत्तरकालीन जो मंदिर है 300 से 700 ईस्वी के बीच के, वो प्रमुख 4 मंदिर है। कंसवा का शिव मंदिर कंसवा कोटा में, दर्रा का शिव मंदिर कोटा में, चारचौमा शिवालय कोटा में, शीतलेश्वर महादेव का मंदिर झालरापाटन झालावाड़ में। झालरापाटन को हम कहते हैं घंटियों का शहर। शीतलेश्वर का जो मंदिर राजस्थान का पहला समयांकित मंदिर है, चंद्रभागा नदी के किनारे है और समय कितना लिखा हुआ है 689 ईस्वी। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार इसका। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग राजस्थान में सबसे पहले जो मंदिर हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सूर्य मंदिर। राजस्थान के सबसे पहले जो मंदिर हम पढ़ेंगे वो कौन से मंदिर पढ़ेंगे दोस्तों? सूर्य मंदिर पढ़ेंगे सब, ठीक है। और सूर्य मंदिर की जो उदाहरण है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात पढ़े सूर्य मंदिर के बारे में तो देखिए, सूर्य मंदिर, राजस्थान के सूर्य मंदिर अपने को पढ़ने हैं। तो सूर्य मंदिर की बात करते हैं। सबसे पहले कहाँ कहाँ पर है, क्या क्या विशेषता लिए हुए हैं, वो समझना शुरू करना है। देखिए दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में सूर्य देवता की जो पूजा होती थी, सूर्य मंदिरों का जो प्रचलन हुआ वो दक्षिणी राजस्थान में हुआ है। साहब, किस राजस्थान में हुआ है? दक्षिणी राजस्थान में। प्राचीन काल में राजस्थान में सूर्य मंदिरों की जो शुरुआत हुई, ठीक है, सूर्य भगवान की देवता की जो शुरुआत हुई वो किस राजस्थान से मानी जाती है? दक्षिणी राजस्थान से। कि दक्षिणी राजस्थान में पहली बार सूर्य मंदिर बनाना शुरू किया गया। तो सूर्य मंदिरों की शुरुआत राजस्थान के किस क्षेत्र से मानी जाती है? दक्षिणी राजस्थान से मानी जाती है। सूर्य मंदिरों की बात करें तो देखो, सबसे पहले 2 प्रमुख सूर्य मंदिर हम पढ़ेंगे। पहला सूर्य मंदिर हम पढ़ेंगे कालिका माता का मंदिर। पुरानी बातें भी ध्यान रखनी है। कालिका माता का मंदिर, सबसे पहला जो मंदिर हम पढ़ेंगे वो मंदिर हम पढ़ेंगे कालिका माता का मंदिर। और दूसरा जो सूर्य मंदिर हम पढ़ेंगे, जो मुख्य सूर्य मंदिर है, वो हम पढ़ेंगे दोस्तों वैष्णव मंदिर। इसी मंदिर को कह सकते हैं पद्मनाभ मंदिर। पद्मनाभ मंदिर। एक मंदिर हम पढ़ेंगे कालिका माता का मंदिर और एक मंदिर हम पढ़ेंगे वैष्णव मंदिर या पद्मनाभ मंदिर। कालिका माता का जो मंदिर है ये तो कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। बार बार आ रहा है ये मंदिर, मुख्य विशेष तौर पे समझना है कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। जबकि वैष्णव जो मंदिर है, पद्मनाभ का मंदिर, ये मंदिर स्थित है झालरापाटन झालावाड़ में। झालरापाटन झालावाड़। और इन दोनों मंदिरों को राजस्थान में सूर्य मंदिरों के अंतर्गत पढ़ा जाता है। सबसे पहले बात करें कालिका माता के मंदिर की, तो ध्यान रहे दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इस मंदिर के स्थान पर प्राचीन काल में एक सूर्य मंदिर हुआ करता था। और ऐसा कहा जाता है कि ये राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर था। साहब, राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर माना गया। राजस्थान का सबसे प्राचीन जो सूर्य मंदिर माना गया वो कौन सा मंदिर माना गया? कालिका माता का। वर्तमान में तो कालिका माता का मंदिर कहते हैं, लेकिन इसी मंदिर पर प्राचीन काल में कौन सा मंदिर हुआ करता था? सूर्य मंदिर। इस मंदिर का निर्माण लगभग 713 ईस्वी के आसपास माना जाता है। कि जो सूर्य मंदिर यहाँ हुआ करता था उसका निर्माण कब माना जाता है? 713 ईस्वी के समथिंग, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के काल से उसके टाइम का मंदिर माना जाता है ये। तो राजस्थान में सबसे प्राचीन जो सूर्य मंदिर है वो कौन सा मंदिर हम कह सकते हैं? कालिका माता का मंदिर, जो प्राचीन काल में सूर्य मंदिर के आधार पर बनाया गया था। दूसरा है वैष्णव मंदिर, पद्मनाभ मंदिर, और ये मंदिर है झालरापाटन झालावाड़ में। देखो, सबसे पहला प्रश्न आता है कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर में मूर्तियां तो लगी हुई है भगवान शिव और विष्णु की। भगवान शिव की मूर्तियां लगी हुई है और भगवान विष्णु की मूर्तियां लगी हुई है, लेकिन फिर भी इस मंदिर को सूर्य मंदिर के अंतर्गत पढ़ा जाता है। कि प्राचीन काल में यहाँ कौन सा मंदिर था? सूर्य मंदिर।
इसी मंदिर को हम कहते हैं सात सहेलियों का मंदिर, ध्यान रहे। इसी मंदिर को हम क्या कहते हैं? सात सहेलियों का मंदिर, ध्यान रहे। सहेलियों की जो बाड़ी है वो तो उदयपुर में स्थित है, लेकिन राजस्थान में सात सहेलियों का जो मंदिर है वो सात सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? झालरापाटन झालावाड़ में। ये मंदिर जो है ये भी चंद्रभागा नदी के किनारे, चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। तो चंद्रभागा नदी के किनारे कौन सा मंदिर है? सात सहेलियों का मंदिर। और ये जो सूर्य मंदिर, वैष्णव मंदिर जिसे हम पढ़ रहे हैं, इस मंदिर की मुख्य उदाहरण ये आती है कि इसी मंदिर में तांडव करते हुए शिव की प्रतिमा स्थित है। तांडव करते हुए शिव की प्रतिमा, तो तांडव करते हुए शिव की जो प्रतिमा स्थित है वो राजस्थान के किस मंदिर में स्थित है दोस्तों? वैष्णव मंदिर, सात सहेलियों के मंदिर में। एक बार वापस समझिए, सूर्य मंदिर बनाने की जो शुरुआत हुई प्राचीन काल में दक्षिणी राजस्थान से हुई है। पहला प्रमुख सूर्य मंदिर कालिका माता का मंदिर जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है। इसके निर्माण की तिथि 713 के आसपास मानी जाती है। दूसरा हमने पढ़ा वैष्णव मंदिर, पद्मनाभ मंदिर झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है। मूर्तियां भगवान शिव और विष्णु की लगी हुई है। इसी को हम कहते हैं सात सहेलियों का मंदिर, चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। और इसी मंदिर में तांडव करते हुए शिव की प्रतिमा विराजमान है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए दोस्तों, इसके अलावा राजस्थान में जो और प्रमुख सूर्य मंदिर हैं, जो विशेष टिप्पणियां लिए हुए हैं, जिनके बारे में भी हम बात करते हैं कि कौन कौन से सूर्य मंदिर और। तो पहला जो सूर्य मंदिर है मुख्य है वो तो हमने पढ़ा कालिका माता का। दूसरा वैष्णव मंदिर। तीसरा जो सूर्य मंदिर है वो मंदिर है गंगराम का सूर्य मंदिर, गंगराम का सूर्य मंदिर। और ये जो गंगराम का सूर्य मंदिर है, तो गंगराम एक जगह का नाम है जो वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो ये मंदिर है गंगराम चित्तौड़गढ़ में। चौथा जो प्रमुख सूर्य मंदिर राजस्थान में पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है ओसिया का सूर्य मंदिर। कौन सा मंदिर है दोस्तों? ओसिया का सूर्य मंदिर। और ये जो ओसिया का सूर्य मंदिर है ये कहाँ स्थित है? जोधपुर में। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित ओसिया का जो सूर्य मंदिर है जोधपुर में है। और ये जो ओसिया है इसको सूर्य मंदिर होने की वजह से हम क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। इसके बाद तीसरा मंदिर है जो पांचवा मंदिर है बुढ़ातीत का सूर्य मंदिर, बुढ़ातीत का सूर्य मंदिर। और ये बुढ़ातीत का सूर्य मंदिर है बुढ़ातीत कोटा में, बुढ़ातीत कोटा में। और ये जो बुढ़ातीत का सूर्य मंदिर है, इस मंदिर को भी गुप्तकालीन मंदिर कहते हैं साहब। गुप्तकाल में बना हुआ मंदिर है ये। तो ये मंदिर भी कैसा मंदिर है? गुप्तकालीन सूर्य मंदिर। तो बुढ़ातीत का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? कोटा में स्थित है। इसके बाद नंबर 6 की अगर बात करें तो छठा जो मंदिर आता है वो आता है गलता जी का सूर्य मंदिर, गलता जी का सूर्य मंदिर। और ये गलता जी का जो सूर्य मंदिर है ये स्थित है गलताजी जयपुर में, गलताजी जयपुर। तो राजस्थान में ये प्रमुख 6 सूर्य मंदिर पढ़े जाते हैं। पहला जो प्रमुख मंदिर हम पढ़ते हैं वो मंदिर तो पढ़ते हैं जो विशेष टिप्पणी के साथ पढ़ा है हमने, कालिका माता। दूसरा वैष्णव। तीसरा गंगराम का सूर्य मंदिर, गंगराम चित्तौड़गढ़ में। चौथा ओसिया का सूर्य मंदिर जोधपुर में। पांचवा बुढ़ातीत का सूर्य मंदिर बुढ़ातीत कोटा में जो गुप्तकालीन सूर्य मंदिर है। और छठा मंदिर है गलताजी का सूर्य मंदिर जो गलताजी जयपुर में स्थित है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये सबसे पहले जो बात हुई ये हमारे कौन से मंदिरों की हो गई? सूर्य मंदिरों की। अब बात करेंगे ब्रह्मा मंदिरों की। देखो ध्यान से समझना है क्या क्या विशेषता है, किस प्रकार की रूपरेखा है ब्रह्मा मंदिरों के बारे में। तो सुनिए, ब्रह्मा जी के मंदिर, ब्रह्मा जी के मंदिर। और राजस्थान में ब्रह्मा जी के जो प्रमुख मंदिर हैं वो कौन कौन से पढ़े जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो कुछ सालों पहले
तो हम एक ही मंदिर पढ़ा करते थे कि विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर है, तो पुष्कर अजमेर में। आज भी हम पढ़ सकते हैं कि विश्व का एकमात्र ऐसा ब्रह्मा मंदिर है पुष्कर वाला, जहाँ विधिवत तौर पे ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो ब्रह्मा मंदिर पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है पुष्कर अजमेर में। पहला ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर अजमेर में स्थित है साहब। और ये जो पुष्कर अजमेर में ब्रह्मा मंदिर है, कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इसी पुष्कर में यज्ञ किया था। तो पुष्कर अजमेर में जो ब्रह्मा मंदिर है, इसकी विशेषता इस तौर पे हम पढ़ सकते हैं कि ये जो मंदिर है ये विश्व का सबसे प्राचीन ब्रह्मा मंदिर, विश्व का सबसे प्राचीन कैसा मंदिर है? ये ब्रह्मा मंदिर। तो विश्व का सबसे प्राचीन जो ब्रह्मा मंदिर है वो स्थित है पुष्कर अजमेर में। इसके अलावा मुख्य बात, इसी मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में शामिल किया जा चुका है, राष्ट्रीय स्मारक है साहब ये। तो राष्ट्रीय स्मारक कौन से ब्रह्मा मंदिर को प्रदान किया गया है, घोषित किया गया है? तो पुष्कर वाले को। इसके अलावा ये जो पुष्कर अजमेर वाला ब्रह्मा मंदिर है, इसकी मुख्य बात ये आती है कि एक पुराण है पद्म पुराण। कौन सा पुराण है? पद्म पुराण। इस पद्म पुराण में एक खंड है, छठा अध्याय, इसमें खंड है सृष्टि खंड। और पद्म पुराण के सृष्टि खंड के अनुसार, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि इस मंदिर का जो निर्माण हुआ वो निर्माण हुआ ब्रह्मा जी द्वारा गिराई गई कमल की पंखुड़ियों से। ब्रह्मा जी द्वारा गिराई गई कमल की पंखुड़ियों से। तो इस मंदिर का जो निर्माण हुआ वो ब्रह्मा जी द्वारा गिराई गई कमल की पंखुड़ियों से हुआ है। ये बात कौन सा पुराण कहता है? पद्म पुराण। कौन सा खंड कहता है? सृष्टि खंड। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार करवाया, पुनः जो मरम्मत करवाई, जो जीर्णोद्धार करवाया वो करवाया गोकुल चंद पारिक ने। किसने करवाया था? गोकुल चंद पारिक ने करवाया। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो इस ब्रह्मा मंदिर से संबंधित पढ़ी जाती है कि विश्व का सबसे प्राचीन ब्रह्मा मंदिर है, राष्ट्रीय स्मारक के तौर पे इसको शामिल किया जा चुका है। पद्म पुराण कहता है कि ब्रह्मा जी द्वारा गिराई गई कमल की पंखुड़ियों से इसका निर्माण हुआ और जीर्णोद्धार करवाया गोकुल चंद पारिक ने साहब। इसके बाद हम बात करें तो दूसरा ब्रह्मा मंदिर जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आसोतरा बाड़मेर में। ध्यान रहे, दूसरा जो ब्रह्मा मंदिर हम पढ़ते हैं वो मंदिर हम पढ़ते हैं आसोतरा बाड़मेर में। देखिए दोस्तों, आसोतरा एक जगह है बाड़मेर में जो बालोतरा के पास में है। बालोतरा का नाम तो आपने खूब सुना होगा कि बालोतरा बाड़मेर के बाद जो है लूनी नदी का जल खारा हो जाता है, लेकिन यह है आसोतरा। आसोतरा के बारे में हम पढ़ते हैं तो यहाँ ब्रह्मा जी का दूसरा प्रमुख मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर का निर्माण करवाया था खेताराम पुरोहित ने। इसका निर्माण किसने करवाया? खेताराम पुरोहित ने करवाया साहब। इस मंदिर के पीछे दंतकथा ये जुड़ी हुई है। देखो, ज़्यादा ब्रह्मा मंदिर का निर्माण क्यों नहीं करवाते हैं तो उसके पीछे धार्मिक मान्यता ये बताई जाती है कि सब जो भी व्यक्ति ब्रह्मा मंदिर का निर्माण करवाता है ना, और मंदिर का निर्माण करवाने के बाद जब उसके कपाट खोले जाते हैं तो कपाट खोलने से पहले मंदिर बनवाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी एक धार्मिक मान्यता है। तो जब खेताराम पुरोहित ने इस मंदिर का निर्माण करवाया आसोतरा वाले का, तो अपने गुरुजी से अपने जीवन का एक दिन ज़्यादा मांगा और तब जाके मंदिर के कपाट खुले। और मंदिर के कपाट खुलते ही दूसरे दिन खेताराम पुरोहित जी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो आसोतरा बाड़मेर में दूसरा ब्रह्मा मंदिर स्थित है। तीसरा जो मंदिर हम पढ़ते हैं छींच बांसवाड़ा में। हालांकि देवी का मंदिर है, लेकिन इस मंदिर में सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी की मूर्ति भी स्थित है। तो तीसरा मंदिर है छींच बांसवाड़ा में। चौथा प्रमुख मंदिर बना हुआ है ब्रह्मा जी का जालोर में। और पांचवा एक ब्रह्मा मंदिर बना हुआ है राजस्थान में नागौर में। तो ये 5 ब्रह्मा मंदिर मुख्यतः यहाँ पूछे जाते हैं, पढ़े जाते हैं। देखो, ब्रह्मा जी के मंदिरों में पहला मंदिर जो है वो तो है पुष्कर अजमेर में। विश्व का सबसे प्राचीन ब्रह्मा मंदिर है, राष्ट्रीय स्मारक है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में बताया गया कि इस मंदिर का निर्माण ब्रह्मा जी द्वारा गिराई गई कमल की पंखुड़ियों से हुआ था। जीर्णोद्धार करवाया था गोकुल चंद पारिक ने। दूसरा ब्रह्मा मंदिर आसोतरा बाड़मेर में, जिसका निर्माण खेताराम पुरोहित ने करवाया। तीसरा छींच बांसवाड़ा में, चौथा जालोर में और पांचवा ब्रह्मा मंदिर कहाँ बना हुआ है? नागौर में बना हुआ है। ब्रह्मा जी की 2 पत्नियां, एक का नाम सावित्री जी, एक का नाम गायत्री जी, वो सब आगे की कथाओं में हम पढ़ते हैं। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग।
तो दोस्तों ये राजस्थान में मंदिर निर्माण की कुछ शैलियाँ थी। 3 शैलियाँ हमने पढ़ी। सबसे पहले नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। उत्तरी भारत में राजस्थान आता है तो राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं। नागर शैली की 4 उपशैलियाँ हमने पढ़ी, एकायतन, पंचायतन, महामारू और कच्छपात। 2 मुख्य शैलियाँ हैं, प्रतिहारकालीन महामारू शैली और पंचायतन शैली। कौन कौन से मंदिर है, किन मंदिरों की क्या विशेषताएं है, किस तरीके की उन शैलियों में प्रदर्शित मंदिर पढ़े जाते हैं, वो हमने चर्चा की। इसके बाद हमने सूर्य मंदिर कौन कौन से प्रमुख है राजस्थान में वो पढ़े। इसके अलावा गुप्तकालीन मंदिर कौन कौन से फेमस है वो हमने पढ़े। और राजस्थान में ब्रह्मा जी के कौन कौन से प्रमुख मंदिर है ये हमने पढ़े साहब। तो मंदिर का जो पहला चैप्टर था वो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। इससे आगे राजस्थान के जो प्रमुख मंदिर हैं वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आप लोग सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और घर पर रहिए, ठीक है। और सरकार के दिशा निर्देशित आदेशों का पालन करते रहिए और समय निकालकर ऑनलाइन क्लासेज को यथासमय पढ़ते रहिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।